एजुकेशन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। ये प्लेटफॉर्म उन सभी गंभीर उम्मीदवारों के लिए बनाया गया है जो यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर जैसी परीक्षाओं को एक बहुत ही मजबूत वैचारिक स्पष्टता के साथ क्वालिफाई करना चाहते हैं। बिल्कुल। और यहाँ हर एक टॉपिक को बहुत गहराई से समझाया जाता है। जी, मतलब ये पूरी तरह से अकादमिक रूप से संरक्षित, परीक्षा उन्मुख और शोध आधारित है। अगर लक्ष्य सिर्फ परीक्षा पास करना नहीं है बल्कि शिक्षा को एक अनुशासन के रूप में समझना है तो उम्मीदवारों को हमारे साथ जुड़े रहना चाहिए। ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, तो आज की इस मैराथन वीडियो में हम जो उप विषय कवर करेंगे वे हैं यूपीएचईएससी का जनरल स्टडीज या जीकेजीएस यूनिट 1। इसमें हम राष्ट्रीय घटनाक्रम, खेल, चर्चित व्यक्तित्व और विज्ञान के शोध सब कुछ डिकोड करेंगे। तो चलिए आज के इस लेक्चर को पूरे फोकस और दृढ़ संकल्प के साथ स्टार्ट करते हैं। इस नई विस्तृत चर्चा में स्वागत है। आज ना हमारे पास बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज है, स्ट्रेटेजिक इंटेलिजेंस ब्रीफिंग। जी बिल्कुल, और ये कोई आम रिपोर्ट नहीं है। हाँ, मतलब मई 2025 से लेकर जनवरी 2026 के बीच दुनिया और अपने देश में जो कुछ भी घटा है ना, उसका एक बहुत ही बारीक विश्लेषण है इसमें। सही कहा। अगर कोई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहा है, जैसे यूपीएचईएससी या सामान्य अध्ययन के भारी भरकम सिलेबस को समझने की कोशिश कर रहा है, तो ये चर्चा एक मास्टर क्लास साबित होने वाली है। बिल्कुल। और अगर परीक्षाओं से कोई लेना देना नहीं भी है ना, तो भी दुनिया कैसे बदल रही है इसका ये एक बेहतरीन नक्शा है। मैंने एक चीज गौर की, इसके कवर पेज पर एक बहुत गहरा संदेश छुपा है। वो भारत के नक्शे वाला? हाँ, भारत के नक्शे के ठीक पीछे एक बड़ा सा ग्लोब बना हुआ है। ये साफ इशारा है कि आज हम जो भी स्थानीय बात करेंगे उसका सिरा कहीं ना कहीं वैश्विक कूटनीति से जुड़ा होगा। ये शुरुआत ही इस पूरी चर्चा का सार तय कर देती है। अक्सर होता क्या है कि हम अंतर्राष्ट्रीय मामलों को एक अलग डिब्बे में रखते हैं और अपने राज्य या देश की राजनीति को अलग डिब्बे में, जो कि असल में काम नहीं करता। बिल्कुल नहीं। ये दस्तावेज हमें बताता है कि ऐसा कुछ नहीं होता। जो नीतियां दिल्ली के किसी बंद कमरे में या यूपी की विधानसभा में बन रही हैं, वो दुनिया भर के घटनाक्रमों से प्रभावित होती हैं। मतलब आज हमारा मकसद सिर्फ क्या हो रहा है ये रटना नहीं है, नहीं, बल्कि क्यों और कैसे हो रहा है उसकी परतों को उधेड़ना है। तो चलिए सबसे पहले अपने देश के भीतर की प्रशासनिक व्यवस्था की परतें उधेड़ते हैं। दस्तावेज की शुरुआत 26 से 28 दिसंबर 2025 के बीच दिल्ली के पूसा में हुए 5वें राष्ट्रीय मुख्य सचिव सम्मेलन से होती है। हाँ, जहां प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के लिए सहकारी संघवाद, जिसे हम कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, उस पर बहुत जोर दिया है। और इसमें 4 मुख्य स्तंभों की बात की गई है: शिक्षा, कौशल विकास, स्वास्थ्य और युवा सशक्तिकरण। लेकिन कागजों पर तो ये बातें हमेशा ही अच्छी लगती हैं। जमीन पर इस टीम वर्क का असल मतलब क्या है? इसे एक स्पोर्ट्स टीम की तरह समझते हैं। सामान्य अध्ययन पेपर 2 में केंद्र राज्य संबंधों का जो पूरा खाका है वो इसी सहकारी संघवाद पर टिका है। मतलब अगर केंद्र सरकार कप्तान है तो राज्य सरकारें खिलाड़ी हैं। दिल्ली में बैठकर कोई योजना बना देने से विकसित भारत नहीं बन जाएगा जब तक कि हर राज्य का प्रशासनिक ढांचा उसे लागू न करे। और ये ढांचा कितनी अच्छी तरह काम कर रहा है, इसे मापने के लिए इस दस्तावेज में दिल्ली गवर्नेंस रिपोर्ट के पैमानों का जिक्र किया गया है। बिल्कुल, उसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, बुनियादी ढांचा, पर्यावरण, डिजिटल गवर्नेंस और शहरी सेवाओं जैसे मापदंडों पर सुशासन को परखा गया है। यानी अब बात सिर्फ बड़ी बड़ी घोषणाओं की नहीं रही, बल्कि इस बात की है कि एक आम नागरिक को अपने मोबाइल पर सरकारी सेवाएं मिल रही हैं या नहीं। या उसके इलाके का पर्यावरण कैसा है। जब हम इन पैमानों पर प्रशासन को कसते हैं ना, तो जवाबदेही तय होती है। इसी को प्रशासनिक उत्कृष्टता या एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सीलेंस कहते हैं। जब नीतियां हवा हवाई ना होकर डेटा और जमीनी हकीकत पर आधारित होती हैं, तभी असली विकास होता है। लेकिन सहकारी संघवाद की ये बात तो ठीक है, पर राज्यों के पास इस विकास को हकीकत में बदलने के लिए पैसा कहां से आएगा? ये सबसे अहम सवाल है और इसी दस्तावेज में उत्तर प्रदेश के 2026-27 के बजट का जो विश्लेषण है उसका बड़ा दिलचस्प जवाब देता है। हाँ, मैंने देखा इस बजट में एमएसएमई सेक्टर यानी जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम है, उनके लिए करीब 3,822 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। और लक्ष्य है 96 लाख एमएसएमई इकाइयों को मजबूत करना। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि बड़े कॉर्पोरेट्स पर ज्यादा चर्चा होती है। एक राज्य के बजट का इतना बड़ा हिस्सा छोटे उद्योगों पर क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि असल रोजगार वहीं से आता है।
अगर हम सामान्य अध्ययन पेपर 3 की अर्थव्यवस्था की बात करें तो एमएसएमई किसी भी विकासशील अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी होते हैं। मतलब एक बड़ी फैक्ट्री शायद 1000 लोगों को काम दे, लेकिन 96 लाख छोटी इकाइयां जब थोड़ा थोड़ा भी विस्तार करती हैं तो करोड़ों नए रोजगार पैदा होते हैं। लेकिन इस बजट विश्लेषण में जो सबसे चौंकाने वाला आंकड़ा है वो सिर्फ इस फंड का नहीं है बल्कि क्रेडिट डिपॉजिट अनुपात का है। हाँ, दस्तावेज के मुताबिक ये अनुपात 44% से छलांग लगाकर 62% हो गया है और इसका श्रेय भ्रष्टाचार पर नियंत्रण और वित्तीय अनुशासन को दिया गया है। बिल्कुल। लेकिन अगर आसान भाषा में समझें तो इस 44 से 62% की छलांग का असल मतलब क्या है? इसे ऐसे समझें कि बैंक पहले अपनी तिजोरी पर सांप बनकर बैठे थे। 44% के अनुपात का मतलब है कि अगर बैंकों के पास 100 रुपए जमा होते थे तो वे बाजार में लोन के रूप में सिर्फ 44 रुपए वापस दे रहे थे। बाकी पैसा फंसा हुआ था या सुरक्षित रखा था क्योंकि बाजार में शायद भरोसा नहीं था। सही कहा। लेकिन अब वे 62 रुपए लोन दे रहे हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि बैंकों को अब नीतियों पर, पारदर्शिता पर और व्यापारियों की नीयत पर भरोसा है। और जब एक छोटे व्यापारी को आसानी से लोन मिलता है तो वो अपनी दुकान बड़ी करता है, 2 नए लोगों को नौकरी पर रखता है। यही वो चक्र है जो अर्थव्यवस्था को गति देता है। बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और जब अर्थव्यवस्था के पहिए तेजी से घूमते हैं ना, तो उसका असर हमारे आसपास की सड़कों और कनेक्टिविटी पर भी दिखाई देता है। बुनियादी ढांचे के मोर्चे पर इस दस्तावेज में 2 प्रोजेक्ट्स का खास तौर पर जिक्र है। पहला तो नोएडा मेट्रो का विस्तार है। हाँ, जो सेक्टर 142 से बोटानिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबा होगा। अब 11 किलोमीटर सुनने में शायद बहुत बड़ा आंकड़ा न लगे, लेकिन जो लोग रोज उस रूट के ट्रैफिक में धक्के खाते हैं उनके लिए 8 नए स्टेशनों का मतलब है रोजाना के 1-2 घंटे की सीधी बचत। क्षेत्रीय कनेक्टिविटी का यही जादू है। ये सिर्फ लोगों को एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जाती, बल्कि ये 2 आर्थिक केंद्रों को आपस में जोड़ती है। और जब सफर आसान होता है तो व्यापार और उत्पादकता अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन जो दूसरा प्रोजेक्ट है उसका पैमाना बहुत ही विशाल है। बिहार के सोनपुर में 4200 एकड़ जमीन पर एक नया अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्वीकृत हुआ है। 4200 एकड़? ये तो अपने आप में एक छोटे शहर बसाने जितना बड़ा इलाका है। यहीं पर बुनियादी ढांचे को लेकर हमारा नजरिया बदलता है। एक 4200 एकड़ का इंटरनेशनल एयरपोर्ट सिर्फ हवाई जहाजों के उतरने की जगह नहीं होता, वो पूरे क्षेत्र के लिए एक आर्थिक विकास का इंजन बन जाता है। बिल्कुल, इतनी बड़ी जगह में सिर्फ रनवे नहीं बनते, वहाँ लॉजिस्टिक्स पार्क बनते हैं, वेयरहाउस, होटल्स और कमर्शियल हब विकसित होते हैं। मतलब जो इलाका कल तक मुख्यधारा के व्यापार से कटा हुआ था वो सीधा अंतर्राष्ट्रीय सप्लाई चेन का हिस्सा बन जाता है और वहाँ के किसानों और छोटे व्यापारियों का माल सीधे दुनिया के बाजारों तक पहुँच सकता है। भौतिक बुनियादी ढांचे की ये उड़ान तो समझ में आती है, लेकिन दुनिया अब सिर्फ कंक्रीट और डामर पर नहीं चल रही। डिजिटल और चिकित्सा के नए मोर्चे पर जो कुछ हो रहा है वो किसी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। आप दिल्ली वाले एआई इम्पैक्ट समिट की बात कर रही हैं ना? हाँ, दस्तावेज में इसकी चर्चा है, जहाँ करीब 80 देशों ने दिल्ली घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए हैं। इसका मकसद अंतर्राष्ट्रीय एआई नीति का मार्गदर्शन करना है। क्या सच में इतने सारे देश मिलकर एआई के लिए कोई एक नियम तय कर सकते हैं? ये एक बहुत बड़ी कूटनीतिक और वैज्ञानिक चुनौती है। हम जानते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की क्षमताएं असीमित हैं, लेकिन इसके जोखिम भी उतने ही भयानक हो सकते हैं। तो ये दिल्ली घोषणा पत्र इस बात की सख्त जरूरत को रेखांकित करता है कि एआई का विकास बिलगाम न हो। बिल्कुल, अगर नियम नहीं बनेंगे तो कुछ चंद ताकतवर देश या तकनीकी कंपनियां पूरी दुनिया के डेटा और तकनीक पर कब्जा कर लेंगी। यह पहल इस बात की कोशिश है कि तकनीक का फायदा पारदर्शी और नैतिक तरीके से सबको मिले, और एआई का ये फायदा जमीन पर कैसे इंसानी जिंदगी बदल सकता है, इसका बहुत ही शानदार उदाहरण गुरुग्राम में देखने को मिला है। उत्तर भारत का पहला एआई आधारित डिजिटल PET-CT स्कैनर। हाँ, हम आमतौर पर एआई को चैटबॉट या कोडिंग तक सीमित मानते हैं, लेकिन ये मशीन कैंसर जैसी बीमारी की शुरुआती पहचान करने में सक्षम है। ये काम कैसे करता है? यहाँ एआई का काम करने का तरीका समझना बहुत दिलचस्प है। PET-CT स्कैनर शरीर के अंदर की तस्वीरें लेता है। पहले एक रेडियोलॉजिस्ट उन हजारों तस्वीरों को देखकर बीमारी ढूंढता था, और इंसान की आंखें थक सकती हैं या बहुत ही बारीक शुरुआती पैटर्न उनसे छूट सकता है। लेकिन एआई थकता नहीं है। वो उन लाखों पिक्सेल्स में कैंसर के उन शुरुआती संकेतों को पहचान लेता है जो शायद अभी पूरी तरह विकसित भी नहीं हुए। और बीमारी को स्टेज 1 में पकड़ लेना, मतलब सीधे सीधे मरीज की जान बचा लेना,
ये चिकित्सा विज्ञान और तकनीक का सबसे बेहतरीन संगम है। बिल्कुल। लेकिन तकनीक के इस उज्जवल भविष्य से नजर हटाकर अगर हम आज की दुनिया की भू राजनीतिक हकीकत को देखें तो तस्वीर काफी डरावनी है। दस्तावेज का अगला हिस्सा ग्लोबल सिक्योरिटी हॉटस्पॉट पर है, जिसमें 2 बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों का जिक्र है। पहला है सूडान का गृह युद्ध। वहां सूडानी सशस्त्र बल यानी एसएएफ और रैपिड सपोर्ट फोर्सेस यानी आरएसएफ के बीच जो जंग चल रही है उसने देश को अकाल और भयानक विस्थापन की तरफ धकेल दिया है। सूडान का संकट हमें याद दिलाता है कि जब किसी देश की संस्थाएं काम करना बंद कर देती हैं तो क्या होता है। एसएएफ वहां की आधिकारिक सेना है और आरएसएफ एक ताकतवर पैरामिलिट्री ग्रुप है। और इन दोनों के बीच सत्ता की ये लड़ाई पूरी तरह से एक मानवीय त्रासदी बन चुकी है। लाखों लोग अपने घर छोड़ चुके हैं। ये सिर्फ एक अफ्रीकी देश की समस्या नहीं है। विस्थापन का ये रेला पूरे क्षेत्र की स्थिरता को खतरे में डाल रहा है। इसी के साथ दस्तावेज में गाजा शांति योजना की भी वर्तमान स्थिति बताई गई है। अमेरिकी मध्यस्थता में युद्ध विराम, मानवीय सहायता पहुंचाने और कैदियों की अदला बदली पर फोकस तो किया जा रहा है। लेकिन रिपोर्ट बहुत साफ शब्दों में कहती है कि यहाँ स्थायी शांति अभी भी बहुत नाजुक है। स्थायी शांति, ये कूटनीति का सबसे भारी शब्द लगता है। बिल्कुल। एक कागज पर दस्तखत करके आप आज गोलियां चलना तो रोक सकते हैं, जिसे हम युद्ध विराम कहते हैं, लेकिन स्थायी शांति तब तक नहीं आती जब तक कि उन मूल कारणों को ना सुलझाया जाए जिनकी वजह से युद्ध शुरू हुआ था। जैसे सीमाएं क्या होंगी, संसाधन कैसे बटेंगे, विस्थापित लोग कहाँ जाएंगे। सही कहा। जब तक इन गहरे घावों का इलाज नहीं होता तब तक ऐसी शांति सिर्फ एक अस्थायी ब्रेक की तरह होती है जो कभी भी टूट सकती है। दुनिया के इन कड़वे संघर्षों के बीच दस्तावेज एक और बड़े बदलाव की तरफ इशारा करता है जो मुझे सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा। ये है वित्त और प्रकृति के मोर्चे पर हो रहे ग्लोबल शिफ्ट्स। वित्तीय भू राजनीति में जो विखंडन हो रहा है वो बहुत अहम है। हाँ, रिपोर्ट बताती है कि वित्तीय दुनिया पारंपरिक नेटवर्क से दूर जा रही है। प्रतिबंधों के डर से चीन का CIPS जैसा सिस्टम एक नए विकल्प के तौर पर उभर रहा है। ये असल में काम कैसे करता है? इसे ऐसे सोचिए कि दुनिया भर का व्यापार एक ही मेन हाईवे से होता था, जिसे हम स्विफ्ट या डॉलर आधारित पारंपरिक सिस्टम कह सकते हैं। ठीक है। लेकिन जब भू राजनीतिक तनाव बढ़ा और ताकतवर देशों ने इस हाईवे पर टोल नाके और प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिए तो बाकी देशों को लगा कि अगर कल को हमारा रास्ता बंद कर दिया गया तो क्या होगा। इसलिए चीन जैसे देशों ने अपना खुद का समानांतर हाईवे बना लिया जिसे CIPS यानी क्रॉस बॉर्डर इंटरबैंक पेमेंट सिस्टम कहते हैं। इसी को रणनीतिक विखंडन या स्ट्रेटेजिक फ्रैगमेंटेशन कहा जाता है। दुनिया की अर्थव्यवस्था अब एक धागे से नहीं बंधी है बल्कि अलग अलग खिमों में बट रही है। ये तो हुई पैसे की बात, लेकिन इसी रिपोर्ट का जो दूसरा हिस्सा है वो सीधे प्रकृति से जुड़ा है और बहुत डरावना है। यूके इंटेलिजेंस की रिपोर्ट वाला हिस्सा जी। उसमें बताया गया है कि अमेज़न के जंगलों, कॉन्गो बेसिन और समुद्र की प्रवाल भित्तियों यानी कोरल रीफ्स में जैव विविधता का पतन हो रहा है। आमतौर पर हम इसे पर्यावरण से जुड़े NGO का मुद्दा मानते हैं, लेकिन एक खुफिया एजेंसी इस पर रिपोर्ट क्यों बना रही है? इसे एक सुरक्षा जोखिम क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि प्रकृति का पतन सिर्फ पेड़ कटने तक सीमित नहीं है। यहीं पर पर्यावरण और सुरक्षा के विषय आपस में टकराते हैं। मान लीजिए कि समुद्र का तापमान बढ़ने से कोरल रीफ्स खत्म हो जाती हैं, जो कि लाखों मछलियों का घर है। बिल्कुल। जब मछलियां मरेंगी तो तट पर रहने वाले वो लाखों मछुआरे क्या खाएंगे जिनका पूरा जीवन उसी पर निर्भर है? उनके सामने खाद्य संकट आ जाएगा और भुखमरी से बचने के लिए वे लोग पलायन करेंगे। और जब लाखों भूखे लोग एक साथ सीमाएं पार करने की कोशिश करेंगे तो ये कोई पर्यावरण की समस्या नहीं रह जाएगी, ये सीधे सीधे एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संकट और युद्ध की स्थिति बन जाएगी। इसीलिए खुफिया एजेंसियां अब मौसम और प्रकृति पर नजर रख रही हैं। ये सच में एक आहा मोमेंट है। हमने कभी सोचा ही नहीं कि समुद्र के अंदर किसी रंग बिरंगी चट्टान के खत्म होने से दो देशों के बीच सीमा पर तनाव पैदा हो सकता है। यही डॉट्स कनेक्ट करना है। और अगर हम इस दस्तावेज के रणनीतिक संश्लेषण वाले हिस्से को देखें तो यही बात सबसे ज्यादा उभर कर आती है। प्रशासन, अर्थव्यवस्था, अंतर्राष्ट्रीय संबंध और विज्ञान, ये सब एक ही जंजीर की कड़ियां हैं। कुरुप भी नीति अकेले काम नहीं करती।
अगर हम सहकारी संघवाद के जरिए एक मजबूत राज्य प्रशासन नहीं बनाते तो यूपी के बजट में एमएसएमई के लिए दिया गया पैसा सही जगह नहीं पहुंचेगा। और अगर अर्थव्यवस्था मजबूत नहीं होगी तो हम नई तकनीक जैसे एआई स्कैनर्स या बड़े एयरपोर्ट नहीं बना पाएंगे। साथ ही अगर हम वैश्विक संघर्षों और वित्तीय विखंडन को नहीं समझेंगे तो हमारी सारी तरक्की बाहरी झटकों से कभी भी ढह सकती है। डॉट्स को कनेक्ट करने की इस कड़ी में दस्तावेज के अंत में जनवरी 2026 की कुछ प्रमुख तिथियों की एक सूची दी गई है। ये सिर्फ एक कैलेंडर नहीं है। हाँ, जैसे 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस, 24 जनवरी को राष्ट्रीय बालिका दिवस, फिर 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस और 26 को हमारा गणतंत्र दिवस। अगर ध्यान से देखें तो इन तारीखों में एक पूरा वैचारिक ढांचा नजर आता है। युवा दिवस और बालिका दिवस ये बताते हैं कि हमारे देश का जनसांख्यिकीय लाभांश यानी डेमोग्राफिक डिविडेंड युवाओं और महिलाओं में है। मतदाता दिवस और गणतंत्र दिवस हमारे लोकतांत्रिक और संवैधानिक ढांचे की याद दिलाते हैं कि ये सिस्टम कैसे चलता है। और इसी महीने में 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस भी आता है, जो पूरी इंसानियत के लिए एक कड़वा सबक है कि जब नफरत और कट्टरता को संस्थागत रूप दे दिया जाता है तो उसके कितने भयानक परिणाम होते हैं। इतिहास की ये चेतावनियां हमें भविष्य के लिए तैयार करती हैं और इसी के साथ हम इस दस्तावेज के निष्कर्ष यानी द बिग पिक्चर पर पहुंचते हैं। इस रिपोर्ट ने भारत की पूरी स्थिति को 3 हिस्सों में बांटा है। पहला है आंतरिक मजबूती, जैसे हम नोएडा में मेट्रो या बिहार में एयरपोर्ट बनाकर अपना बुनियादी ढांचा मजबूत कर रहे हैं या राज्य के बजट को अनुशासित कर रहे हैं, वो सब अपना घर अंदर से पक्का करने जैसा है। ये आंतरिक मजबूती इसलिए जरूरी है क्योंकि दूसरा हिस्सा है बाहरी चुनौतियां। सूडान और गाजा के संघर्ष, CIPS जैसे नए वित्तीय खेमे, ये सब संकेत हैं कि बाहर की दुनिया बहुत तेजी से अस्थिर और खंडित हो रही है। इस भू राजनीतिक तूफान में वही देश टिकेगा जिसकी अपनी नींव मजबूत होगी। और तीसरा हिस्सा है भविष्य का दृष्टिकोण। AI के नियम तय करना या जैव विविधता के पतन से निपटना, यही वो नीतियां हैं जो अगली सदी तय करेंगी। इस पूरे 11 स्लाइड के दस्तावेज को गहराई से खंगालने के बाद ना मेरे दिमाग में एक बहुत बड़ा विरोधाभास घूम रहा है। वो क्या? एक तरफ हम देख रहे हैं कि स्ट्रेटेजिक फ्रैगमेंटेशन के कारण दुनिया वित्तीय और राजनीतिक रूप से अलग अलग गुटों में बट रही है। देश एक दूसरे पे प्रतिबंध लगा रहे हैं, अपने अलग पेमेंट सिस्टम बना रहे हैं। हाँ, दूरियां बढ़ रही हैं। ऐसी चुनौतियां हैं जो किसी नक्शे की सीमा को नहीं मानती। सही बात है। एक देश की हवा खराब होती है तो दूसरे देश का मौसम बदल जाता है। ये पूरी मानवता के लिए एक समान खतरा है। तो सोचने वाली बात ये है कि क्या आने वाले कल में देशों को अपनी तमाम राजनीतिक दुश्मनी और आर्थिक गुटबाजी को भुलाकर सिर्फ एक प्रजाति के तौर पर जिंदा रहने के लिए एक साथ आना पड़ेगा? ये एक बहुत ही गहरा सवाल है। क्या प्रकृति का विनाश और तकनीक का डर हमें वो एकता सिखा पाएगा जो हमारी सबसे चतुर कूटनीति आज तक नहीं सिखा पाई? ये यकीनन विचार करने के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है। बिल्कुल। और इसी सवाल के साथ हमें इस विषय पर और गहराई से सोचना चाहिए। इसी विचार के साथ हम आज के इस गहरे विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। इस पूरी विस्तृत चर्चा में जुड़ने और इन जटिल मुद्दों को समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सीखते रहिए, सवाल पूछते रहिए और दुनिया को हमेशा एक नई नजर से देखते रहिए। श्रोतों की इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का जो विषय है वो उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, विशेषकर उनके लिए जो UGC नेट, JRF या असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षाओं को लक्ष्य कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और आज हमारे पास जो स्रोत हैं वे मई 2025 से जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के काफी विस्तृत नोट्स हैं। हाँ, लेकिन हमारा उद्देश्य यहाँ बैठकर सिर्फ नामों और तारीखों की कोई सूची पढ़ना नहीं है। मतलब तथ्य तो किसी भी किताब में मिल जाएंगे। आज की इस चर्चा का मुख्य लक्ष्य ये डिकोड करना है कि ये हस्तियां चर्चा में क्यों हैं। सही कहा। और उच्च शिक्षा की परीक्षाओं की जो प्रकृति है उसे देखते हुए सिर्फ क्या जानना काफी नहीं है, बल्कि क्यों और कैसे को समझना ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल। और इसलिए हम इस जानकारी के पीछे की अवधारणाओं और परीक्षा के अकादमिक दृष्टिकोण को समझने की कोशिश करेंगे। तो आज की इस चर्चा को हमने मुख्य रूप से 4 हिस्सों में बांटा है। पहले हिस्से में हम कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रशासनिक और संवैधानिक नियुक्तियों का विश्लेषण करेंगे। उसके बाद हम विज्ञान और रक्षा क्षेत्र की तरफ बढ़ेंगे। जी। फिर हमारा ध्यान वैश्विक पुरस्कारों पर होगा और अंत में हम उन ऐतिहासिक हस्तियों और उनके दर्शन पर बात करेंगे
जो अपनी जयंतियों के कारण फिर से विमर्श के केंद्र में हैं। तो बिना समय गवाए पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं, जो कि प्रशासनिक और संवैधानिक नियुक्तियों के बारे में है। स्रोतों में सबसे पहला नाम जस्टिस सूर्यकांत का है, जी, जो नवंबर 2025 में भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश यानी CJI बने हैं। अब देखिए, एक सामान्य करंट अफेयर्स पढ़ने वाला शायद सिर्फ 53वें CJI याद कर ले, लेकिन उच्च शिक्षा के लिए मतलब इतना काफी नहीं है। यहाँ नोट्स में एक शब्द का प्रयोग हुआ है, संवैधानिक न्यायशास्त्र या कॉन्स्टिट्यूशनल ज्यूरिस्प्रूडेंस। हाँ, ये एक बहुत ही अहम बिंदु है। ये थोड़ा तकनीकी शब्द लग रहा है, इसका वास्तव में क्या अर्थ है? देखिए, संवैधानिक न्यायशास्त्र का सीधा अर्थ केवल कानूनों को लागू करना नहीं है। इसका मतलब है संविधान के मूल दर्शन और उसके सिद्धांतों की व्याख्या करना। मतलब ये सिर्फ नियम पालन करवाने से कहीं आगे की बात है। बिल्कुल। जब सुप्रीम कोर्ट में कोई नया CJI नियुक्त होता है तो उसका काम सिर्फ प्रशासनिक नहीं होता, वे संवैधानिक पीठों का गठन करते हैं। उनका अपना जो न्यायिक दृष्टिकोण या ज्यूरिस्प्रूडेंस होता है, वो यह तय करता है कि आने वाले समय में मौलिक अधिकारों की व्याख्या किस दिशा में होगी। हाँ, ये समझना असिस्टेंट प्रोफेसर या नेट की तैयारी करने वालों के लिए बहुत जरूरी है कि न्यायपालिका में नेतृत्व परिवर्तन सीधे तौर पर देश की कानूनी दिशा को प्रभावित करता है। बिल्कुल सही। और इसी कड़ी में दूसरा नाम ज्ञानेश कुमार जी का है, जो मुख्य चुनाव आयुक्त है। स्रोतों में उनके नाम के साथ अनुच्छेद 324 यानी आर्टिकल 324 का विशेष रूप से उल्लेख किया गया है, क्योंकि अनुच्छेद 324 के बिना भारत के लोकतंत्र की कल्पना करना भी मुश्किल है। यह अनुच्छेद चुनाव आयोग को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्ति देता है। तो जब हम ज्ञानेश कुमार की बात करते हैं तो हमें उस पूरी संस्थागत मशीनरी को समझना होगा जो इस अनुच्छेद के तहत काम करती है। जी, चुनाव प्रबंधन केवल वोट डलवाना नहीं है, यह सुनिश्चित करना है कि पूरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया पारदर्शी हो। समझ गई। अब अगर हम लोकतंत्र से थोड़ा अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ें तो नोट्स में एक बहुत ही दिलचस्प नाम और एक फ्लो चार्ट दिया गया है। हाँ, भारतीय रिजर्व बैंक के नए गवर्नर संजय मल्होत्रा जी का जिक्र है वहाँ। बिल्कुल। और जो फ्लो चार्ट है वो नियुक्ति से शुरू होकर नीति निर्माण, फिर कर दायरे का विस्तार और अंत में औपचारिक अर्थव्यवस्था यानी अर्थव्यवस्था के औपचारिकीकरण पर जाकर खत्म होता है। ये फ्लोचार्ट बहुत कुछ समझा देता है। हम अक्सर समाचारों में सुनते हैं कि अर्थव्यवस्था को औपचारिक बनाना है, लेकिन जमीनी स्तर पर इसका क्या मतलब है? इसे आधुनिक अर्थव्यवस्था के नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए एक स्ट्रीट वेंडर है या कोई गिग इकोनॉमी वर्कर है जो छोटे स्तर पर काम करते हैं। हाँ, पहले इनका पूरा लेन देन सिर्फ नकद में होता था, जिसका सरकार के पास कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं होता था। इसे अनौपचारिक अर्थव्यवस्था कहते हैं। मतलब जो सिस्टम के रडार पर नहीं थे। बिल्कुल, लेकिन आज के समय में UPI और डिजिटल पेमेंट के कारण उन छोटे व्यापारियों का भी एक डेटाबेस बन रहा है। वे GST के दायरे में आ रहे हैं। इसका मतलब है कि वे अब बैंकिंग और क्रेडिट सिस्टम का हिस्सा बन रहे हैं। सही कहा। संजय मल्होत्रा का मुख्य लक्ष्य इसी फ्लोचार्ट के माध्यम से नीतियां बनाना है, ताकि जो लोग कर दायरे या टैक्स नेट से बाहर हैं, उन्हें मुख्य धारा की अर्थव्यवस्था में लाया जा सके। तो जो गली के नुक्कड़ वाले चाय वाले या छोटे व्यापारी दिन भर में अच्छी खासी कमाई कर रहे हैं, वो भी अब औपचारिक रूप से इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। बिल्कुल जुड़ रहे हैं। और परीक्षा के नजरिए से एक बात और ध्यान रखने वाली है यहाँ, कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी। हाँ, कई बार परीक्षाओं में सीधे पूछ लिया जाता है कि पिछले 4 IBI गवर्नर्स को उनके कार्यकाल के अनुसार सही क्रम में सजाएं। या मुख्य न्यायाधीशों का क्रम पूछ लिया जाता है। इसलिए नियुक्तियों के क्रम को याद रखना एक बेहतरीन रणनीति है। ये वाकई एक बहुत ही व्यवहारिक सलाह है। चलिए अब हम आंतरिक अर्थव्यवस्था से निकलकर थोड़ा अपनी सीमाओं और उसके पार चलते हैं। हमारे नोट्स का दूसरा हिस्सा विज्ञान, अंतरिक्ष और रक्षा से जुड़ा है। जी, जनवरी 2025 में इसरो में एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नोट्स बताते हैं कि S सोमनाथ की जगह अब V नारायणन ने ले ली है। यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान देने योग्य है वो इसरो का पदानुक्रम या हायरार्की है। अच्छा, वो कैसे? क्योंकि V नारायणन केवल इसरो के अध्यक्ष ही नहीं बने हैं, बल्कि वे अंतरिक्ष विभाग के सचिव भी हैं। भारत सरकार के ढांचे में ये दोनों पद एक साथ चलते हैं। ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है। और ये बदलाव ऐसे समय में हुआ है जब भारत कई महत्वाकांक्षी अंतरिक्ष मिशनों की कगार पर है। नेतृत्व का ये परिवर्तन उन आगामी मिशनों की रणनीतिक दिशा तय करेगा। अंतरिक्ष मिशनों की बात करें तो इन स्रोतों में एक नाम ऐसा है जो किसी को भी गर्व से भर देगा, ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला। बहुत ही अहम नाम है ये। इसमें लिखा है कि राकेश शर्मा के बाद वो अंतरिक्ष में जाने वाले दूसरे भारतीय बनने जा रहे हैं।
उनका मिशन एक्सियोम 4 है, जिसके तहत वे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जाएंगे। जी बिल्कुल। लेकिन जो बात मुझे सबसे ज्यादा चौंका रही है वो ये है कि गणतंत्र दिवस 2026 पर उन्हें अशोक चक्र से सम्मानित किया जाना है। एक अंतरिक्ष यात्री को ये सर्वोच्च शांतिकालीन सैन्य सम्मान क्यों दिया जा रहा है? ये एक शानदार सवाल है और यहीं पर विषयों का अंतर संबंध समझ में आता है। ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला मूल रूप से भारतीय वायुसेना के एक टेस्ट पायलट हैं। अच्छा, तो उनका सैन्य बैकग्राउंड है। हाँ, और उनका ये मिशन केवल एक वैज्ञानिक अभियान नहीं है, ये भारत की राष्ट्रीय शक्ति, सामरिक क्षमता और तकनीकी प्रगति का प्रतीक है। मतलब ये एक राष्ट्रीय गौरव का मिशन है। बिल्कुल। अशोक चक्र उन्हें उनके अदम्य साहस और इस राष्ट्रीय मिशन के प्रति समर्पण के लिए दिया जा रहा है। परीक्षा के लिए यहाँ 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं। मिशन का नाम जो एक्सियोम 4 है, और उनका गंतव्य जो ISS है, और तीसरा उनका सम्मान जो कि अशोक चक्र है। इन तीनों को जोड़कर प्रश्न बन सकता है। सामरिक क्षमता की इस चर्चा में रक्षा क्षेत्र की एक और महत्वपूर्ण नियुक्ति हमारे सामने है। अगस्त 2025 में लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह को भारतीय सेना के उप प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। सेना के उप प्रमुख का जो पद होता है वो सीधे तौर पर आधुनिकीकरण और रणनीतिक संचालन से जुड़ा होता है। हाँ, क्योंकि आज के दौर में युद्ध केवल हथियारों से नहीं बल्कि तकनीक, साइबर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए लड़े जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। लेफ्टिनेंट जनरल पुष्पेंद्र सिंह की ये जिम्मेदारी है कि वे भारतीय सेना को इन नई तकनीकों के साथ आधुनिक और भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करें। यानी सीमाओं की सुरक्षा अब केवल भौतिक नहीं रही, वो तकनीकी भी हो गई है। अब हम अपनी इस चर्चा के तीसरे हिस्से की ओर बढ़ते हैं, जहां भारत का वैश्विक प्रभाव दिखाई देता है। वैश्विक तिरस्कारों वाला खंड। जी, हमारे स्रोतों में एक विशेष खंड है जिसमें 3 बिल्कुल अलग-अलग पुरस्कार और सम्मान दिए गए हैं। पहली है IAS अधिकारी सुप्रिया साहू, जिन्हें दिसंबर 2025 में UN चैंपियंस ऑफ द अर्थ अवार्ड मिला है। ये संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान है। यह जलवायु परिवर्तन के खिलाफ उनके जमीनी काम को मान्यता देता है। बहुत बड़ी बात है। दूसरी हस्ती है मोजाम्बिक की ग्रासा मशेल, जिन्हें इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2025 मिला है। हाँ। और तीसरे हैं खेल जगत के दिग्गज सचिन तेंदुलकर, जिन्हें BCCI ने 2025 का कर्नल CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया है। जी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि नोट्स बनाने वाले ने पर्यावरण, मानवाधिकार और खेल, इन तीनों बिल्कुल अलग क्षेत्रों को एक ही जगह क्यों रखा है? इसका सीधा संबंध परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के पैटर्न से है। अच्छा, तो इसके पीछे कोई खास लॉजिक है? बिल्कुल। UGC नेट और असिस्टेंट प्रोफेसर की परीक्षाओं में मैच द फॉलोइंग यानी मिलान करने वाले प्रश्न बहुत आते हैं। हाँ, वो तो है। परीक्षक क्या करते हैं कि एक तरफ विभिन्न क्षेत्रों के 4 नाम दे देंगे, जैसे सुप्रिया साहू, ग्रासा मचेल, शुभांशु शुक्ला और सचिन तेंदुलकर, और दूसरी तरफ उनके पुरस्कार या क्षेत्र होंगे, जैसे पर्यावरण, शांति, अंतरिक्ष और खेल। एकदम सही। छात्रों को सटीक जानकारी होनी चाहिए ताकि वे सही मिलान कर सकें। ग्रासा मचेल का ही उदाहरण लें तो वे मोजाम्बिक में शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए काम करती हैं, इसलिए उन्हें शांति पुरस्कार मिला है। इन छोटी छोटी जानकारियों को आपस में जोड़ना ही सही तैयारी है। ये रणनीति वाकई दिमाग खोलने वाली है। जानकारी को टुकड़ों में पढ़ने के बजाय उसे एक पैटर्न में देखना ज्यादा आसान है। यही स्मार्ट स्टडी है। अब हम अपनी चर्चा के चौथे और शायद सबसे गहन हिस्से में प्रवेश कर रहे हैं। ऐतिहासिक व्यक्तित्व, नारी शक्ति और दर्शन। ये हिस्सा वैचारिक रूप से बहुत समृद्ध है। हाँ, 2026 की शुरुआत में कई महत्वपूर्ण जयंतियां और शताब्दी समारोह मनाए जा रहे हैं। पहला नाम है पार्वती गिरी। मैं ईमानदारी से कहूं तो इन नोट्स को पढ़ने से पहले मैं इस नाम से ज्यादा परिचित नहीं थी। पार्वती गिरी का नाम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और सामाजिक सेवा के इतिहास में बहुत ऊंचा है। उन्हें पश्चिम ओडिशा की मदर टेरेसा कहा जाता है। ये उपाधि अपने आप में बहुत कुछ कह देती है। बिल्कुल। जनवरी 2026 में उनका जन्म शताब्दी समारोह मनाया जा रहा है और खुद प्रधानमंत्री ने उन्हें श्रद्धांजलि दी है। तो जब कोई ऐतिहासिक हस्ती इस तरह से राष्ट्रीय पटल पर याद की जाती है तो वो परीक्षा के नजरिए से बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। विशेषकर इतिहास और सामान्य अध्ययन के लिए उनकी जन सेवा और अनाथों के लिए किए गए काम आज भी बेहद प्रासंगिक हैं। इसके बाद एक और बहुत सशक्त नाम है रानी वेलु नचियार। तमिलनाडु के शिवगंगा की ये रानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को युद्ध में हराने वाली
पहली भारतीय रानी थी। जी। जनवरी 2026 में उनकी 296वीं जयंती मनाई गई। ये प्रतिरोध और नारी शक्ति का एक अद्भुत उदाहरण है। बिल्कुल है। और जब हम प्रतिरोध की बात करते हैं तो वो हमेशा युद्ध के मैदान में नहीं होता। कभी कभी सबसे बड़ा प्रतिरोध समाज की रूढ़ियों के खिलाफ होता है। ये बहुत सही बात कही आपने। और यहीं पर सावित्रीबाई फूले का नाम आता है, जिनकी 194वीं जयंती भी जनवरी 2026 में है। भारत की पहली महिला शिक्षिका। हाँ, जिन्होंने ज्योतिबा फूले के साथ मिलकर सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। सावित्रीबाई फूले का अध्ययन यूजीसी नेट के टीचिंग एप्टीट्यूड यानी शिक्षण अभिक्षमता खंड के लिए बहुत जरूरी है। वो कैसे? क्योंकि जब हम शिक्षा के सामाजिक उद्देश्यों की बात करते हैं तो हमें समझना होगा कि उन्होंने शिक्षा को केवल साक्षरता नहीं माना था। उनके लिए यह सामाजिक समानता और सशक्तिकरण का हथियार था। यानी शिक्षा सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, समाज बदलने का जरिया है। सत्यशोधक समाज का मूल उद्देश्य ही हाशिए पर खड़े लोगों और महिलाओं को उनके अधिकार दिलाना था। ये बहुत ही गहरा विचार है। सामाजिक सुधार के इसी वैचारिक क्रम में नोट्स में एक दार्शनिक नाम भी है, रामकृष्ण परमहंस। भारतीय दर्शन के एक बहुत बड़े स्तंभ। उनका एक प्रसिद्ध कथन यहाँ दिया गया है, जितने मत उतने पथ। इसके साथ ही एक शब्द का प्रयोग किया गया है, नव वेदांत या न्यो वेदांत। जी। ये नव वेदांत शब्द थोड़ा भारी लग रहा है। पारंपरिक वेदांत से ये नव या नया कैसे हो गया? इन पर जोर देता था। मतलब दुनिया से थोड़ा अलग थलग। हाँ, लेकिन रामकृष्ण परमहंस ने जितने मत उतने पथ कहकर यह समझाया कि सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं। धार्मिक सद्भाव की बात की उन्होंने। बिल्कुल। और उनके शिष्य स्वामी विवेकानंद ने इसी विचार को लिया और इसे समाज सेवा, सार्वभौमिक सहिष्णुता और व्यवहारिक जीवन से जोड़ दिया। इसलिए इसे नव वेदांत कहा गया, क्योंकि यह दर्शन केवल जंगलों या गुफाओं तक सीमित नहीं रहा। सही कहा। यह आधुनिक दुनिया की समस्याओं का समाधान बन गया। यह यूजीसी नेट के भारतीय दर्शन पाठ्यक्रम का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। हमारे स्रोतों में एक बहुत ही दिलचस्प तुलनात्मक विश्लेषण भी किया गया है। इसमें ऐतिहासिक नारी शक्ति की तुलना आज की समकालीन नारी शक्ति से की गई है। ये विश्लेषण नोट्स का सबसे बेहतरीन हिस्सा है। ये दिखाता है कि कैसे समय के साथ संघर्ष के तरीके बदले हैं, लेकिन नारी शक्ति का मूल जज्बा वही है। इसे थोड़ा और स्पष्ट करेंगे। इतिहास में देखिए, रानी वेलु नाचियार ने ब्रिटिश सत्ता के खिलाफ हथियारों से संघर्ष किया। हाँ, सावित्रीबाई फूले ने सामाजिक अज्ञानता के खिलाफ शिक्षा से संघर्ष किया। बिल्कुल। और आज के दौर में देखिए, सुप्रिया साहू वैश्विक स्तर पर जलवायु परिवर्तन के खिलाफ संघर्ष कर रही हैं और ग्रासा मचेल मानवाधिकारों के लिए लड़ रही हैं। नेतृत्व के क्षेत्र बदल गए ले, युद्ध के मैदान से लेकर पर्यावरण और मानवाधिकारों तक, लेकिन साहस और बदलाव की इच्छा आज भी वही है। यही इस विश्लेषण का सार है। ये परिप्रेक्ष्य सच में बहुत स्पष्टता लाता है। तो हमने नियुक्तियों से लेकर अंतरिक्ष और इतिहास से लेकर दर्शन तक बहुत कुछ कवर कर लिया। जी, काफी विस्तृत चर्चा हो गई। अब सबसे बड़ा सवाल जो हर उम्मीदवार के दिमाग में होगा कि इन सभी जानकारियों को परीक्षा के दिन कैसे इस्तेमाल करना है। हमारे नोट्स के अंतिम हिस्से में परीक्षा के तर्क यानी PYQ लॉजिक को समझाया गया है। हाँ, ये समझना सबसे जरूरी है। परीक्षा में मुख्य रूप से 4 तरीकों से प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन कौन से? पहला है सीधे प्रश्न, जहाँ सीधा तथ्य पूछा जाता है, जैसे वर्तमान में इसरो अध्यक्ष कौन है, जो कि V नारायणन है। बिल्कुल। दूसरा तरीका हमने विस्तार से चर्चा की, मैच द फॉलोइंग या मिलान वाले प्रश्न, जहां पुरस्कारों और व्यक्तियों के नाम मिलाए जाते हैं। हाँ, ये बहुत कॉमन है। तीसरा है कालानुक्रम या क्रोनोलॉजी, जहां आपसे मुख्य न्यायाधीशों या RBI गवर्नरों का सही क्रम सजाने को कहा जाता है। और चौथा तरीका है कथन कारण यानी असर्शन रीजनिंग वाले प्रश्न। ये वो हिस्सा है जहाँ सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। जी, ये थोड़ा ट्रिकी होता है। क्या हम इसका कोई ठोस उदाहरण देख सकते हैं? बिल्कुल। मान लीजिए सावित्रीबाई फूले पर एक प्रश्न आता है। कथन यानी असर्शन है कि सावित्रीबाई फूले को समाज के रूढ़िवादी वर्गों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ठीक है। और इसका कारण यानी रीजन दिया गया है, वे मानती थीं कि शिक्षा केवल उच्च और कुलीन वर्गों का विशेषाधिकार होना चाहिए। तो यहाँ कथन तो बिल्कुल सही है कि उन्हें विरोध का सामना करना पड़ा, लेकिन कारण पूरी तरह से गलत है, क्योंकि उन्होंने तो सभी के लिए, विशेषकर महिलाओं और हाशिए के वर्गों के लिए शिक्षा की वकालत की थी। एकदम सही पकड़ा आपने।
तो इसका उत्तर होगा कि कथन सही है लेकिन कारण गलत है। मतलब असर्शन रीजनिंग के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको सिर्फ तथ्य नहीं बल्कि उस व्यक्ति या अवधारणा की पूरी विचारधारा समझनी होती है। बिल्कुल, सतही ज्ञान यहाँ काम नहीं आता है, आपको गहराई में जाना ही होगा। ये एक बहुत ही सटीक और काम का उदाहरण था। धन्यवाद। आज की इस गहन चर्चा को अगर हम समेटें तो हमने देखा कि कैसे करंट अफेयर्स केवल कुछ महीनों की घटनाएं नहीं होती। जी, ये हमारे संविधान, हमारी अर्थव्यवस्था, हमारे वैज्ञानिक विकास और हमारे ऐतिहासिक दर्शन का एक मिला-जुला रूप है। और यही डॉट कनेक्टिंग यानी अलग अलग विषयों की कड़ियों को आपस में जोड़ने की कला आपको एक बेहतर उम्मीदवार और भविष्य का एक बेहतरीन असिस्टेंट प्रोफेसर बनाती है। इस पूरी यात्रा को समाप्त करने से पहले क्या कोई ऐसा अंतिम विचार है जो हम सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं, जिस पर वे खुद विचार कर सके? बिल्कुल, एक बहुत ही दिलचस्प विचार है। हमने अभी चर्चा की कि कैसे नारी शक्ति और प्रतिरोध की परिभाषा युद्ध के मैदान से निकलकर आज पर्यावरण संरक्षण और मानवाधिकारों तक पहुंच गई है। हाँ, ये बदलाव हमने देखा। सोचने वाली बात यह है कि आने वाले 100 सालों में जब भविष्य के इतिहासकार आज के इस दशक का विश्लेषण करेंगे तो नेतृत्व और क्रांति की नई परिभाषा क्या होगी? ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। क्या भविष्य के सबसे बड़े संघर्ष हथियारों से नहीं बल्कि पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी बचाने और तकनीक को मानवीय बनाए रखने के लिए लड़े जाएंगे? इस बदलते हुए परिदृश्य पर जरूर विचार करें। ये वाकई एक ऐसा सवाल है जो इतिहास और भविष्य दोनों को एक साथ देखने पर मजबूर करता है। क्या अगला बड़ा बदलाव तलवार या कलम से नहीं बल्कि कोड और जलवायु नीतियों से आएगा? बिल्कुल, ये सोचने वाली बात है। इसी विचार के साथ हम आज की इस स्रोतों की गहन चर्चा को यहीं समाप्त करते हैं। ज्ञान की इस गहराई में हमारे साथ उतरने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी तैयारी इसी तरह मजबूत रखें, अपनी जिज्ञासा को इसी तरह बनाए रखें और अवधारणाओं की गहराई में गोते लगाते रहें। अगली बार एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे। इस गहन चर्चा में स्वागत है। आज का हमारा विषय मई 2025 से लेकर जनवरी 2026 तक के करंट अफेयर्स पर केंद्रित है। और इसमें मुख्य रूप से खेल परिदृश्य और सरकारी डिजिटल योजनाओं पर हमारा फोकस रहेगा। बिल्कुल, हमारे पास अध्ययन सामग्री के रूप में कुछ बहुत ही बेहतरीन प्रेजेंटेशन स्लाइड्स हैं। इन स्लाइड्स को खासकर उच्च शिक्षा की परीक्षाओं जैसे कि यूजीसी नेट, जेआरएफ और असिस्टेंट प्रोफेसर की तैयारी करने वाले उम्मीदवारों को ध्यान में रखकर बनाया गया है। सही कहा। और देखिए, ये चर्चा केवल तथ्यों को रटने के बारे में नहीं है। हाँ, ये कोई लिस्ट नहीं है जिसे बस याद कर लिया जाए। दरअसल जो लोग भी उच्च स्तर की अकादमिक परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए इन घटनाओं के पीछे के कॉज एंड इफेक्ट यानी कारण और प्रभाव को समझना बहुत जरूरी है। यही हमारा आज का उद्देश्य है। बिल्कुल, खेल के मैदान में भारत की उपलब्धियों से लेकर सरकारी व्यवस्था के डिजिटल होने तक हम उस पैटर्न को डिकोड करेंगे जो कथन और कारण वाले सवालों को हल करने में मदद करता है। एकदम सही। जब हम प्रतियोगी दृष्टिकोण से चीजों को देखते हैं तो क्या हुआ से ज्यादा क्यों और कैसे हुआ इस पर जोर होना चाहिए। तो चलिए इसी दृष्टिकोण के साथ सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय खेलों के परिदृश्य पर नजर डालते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नवंबर 2025 में हुए महिला वनडे विश्व कप में भारत ने एक बहुत ही ऐतिहासिक मुकाम हासिल किया। हाँ, और वो भी पहली बार। बिल्कुल, भारतीय टीम ने फाइनल में दक्षिण अफ्रीका को 52 रनों से हराकर पहली बार ये वैश्विक खिताब अपने नाम किया। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है। अगर हम इसे एशियाई खेलों के इकोसिस्टम के नजरिए से देखें तो भारत कोई भी वैश्विक ट्रॉफी जीतने वाली पहली एशियाई महिला टीम बन गई है। सही कहा। दशकों से महिला क्रिकेट पर इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया जैसी पश्चिमी टीमों का ही राज रहा है। ये जीत उस मनोवैज्ञानिक बाधा को पूरी तरह से तोड़ देती है। और इसमें एक तथ्य जो बहुत चर्चा में रहा वो था शेफाली वर्मा का रिकॉर्ड। हाँ, फाइनल में सबसे कम उम्र में अर्धशतक लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये दिखाता है कि भारत का जो नया घरेलू क्रिकेट ढांचा है वो अब ऐसी युवा प्रतिभाएं तैयार कर रहा है जो अंतर्राष्ट्रीय दबाव को आसानी से झेल सकती हैं। यह एक मजबूत ग्रासरूट डेवलपमेंट का नतीजा है। खैर, इसी तरह का एक सूखा दक्षिण अफ्रीका की पुरुष टीम ने भी खत्म किया है। हाँ, जून 2025 में लंदन के लॉर्ड्स मैदान पर विश्व टेस्ट चैंपियनशिप यानी WT फाइनल हुआ था। और दक्षिण अफ्रीका ने 1998 के बाद अपनी पहली सीनियर पुरुष ICC ट्रॉफी जीती।
और इस मैच में एडन मार्क्रम प्लेयर ऑफ द मैच रहे। बिल्कुल। अब अगर क्रिकेट से थोड़ा बाहर निकलकर अन्य वैश्विक खेलों की बात करें तो फुटबॉल में भी एक नया अध्याय लिखा गया। अमेरिका में आयोजित फीफा क्लब विश्व कप 2025। हाँ, जहां इंग्लिश क्लब चेल्सी ने फ्रांसीसी टीम PSG को 3-0 से हरा दिया। यहाँ सबसे अहम बात ये थी कि ये टूर्नामेंट पहली बार 32 टीमों के विस्तारित प्रारूप में खेला गया था। और यहीं से खेल प्रबंधन का एक विश्लेषणात्मक बिंदु उभरता है। 32 टीमों का मतलब है मैचों की संख्या बढ़ना। मतलब खिलाड़ियों के वर्कलोड का एक बहुत बड़ा टेस्ट। बिल्कुल। चेल्सी की जीत ये दिखाती है कि जिस टीम के पास बेहतरीन बेंच स्ट्रेंथ और रोटेशन पॉलिसी है वही ऐसे लंबे टूर्नामेंट में टिक सकती है। सही कहा। और अगर टेनिस की बात करें तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2026 के नतीजे भी काफी कुछ कहते हैं। हाँ, कार्लोस अल्काराज ने पुरुष एकल और एलेना रायबाकिना ने महिला एकल का खिताब जीता, जो ये स्पष्ट करता है कि टेनिस अब नई पीढ़ी के खिलाड़ियों के हाथ में आ चुका है। एकदम सही। अब अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हटकर अपने राष्ट्रीय खेल परिदृश्य पर आएं तो वहां भी एक बड़ा ढांचागत बदलाव दिख रहा है। हाँ, 38वें राष्ट्रीय खेल 2025 का आयोजन उत्तराखंड में हुआ। और इसमें पदक तालिका में सबसे ऊपर कौन रहा? SSCB यानी सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। उन्होंने 68 स्वर्ण सहित कुल 121 पदक जीते और महाराष्ट्र दूसरे स्थान पर रहा। लेकिन इसमें एक बहुत ही दिलचस्प चीज हुई है जिस पर परीक्षाओं में सवाल बन सकते हैं। आप मल्लखंब और योगासन की बात कर रहे हैं ना? बिल्कुल। इन दोनों को पूर्ण पदक स्पर्धा यानी फुल फ्लेज्ड मेडल इवेंट्स का दर्जा दिया गया है। लेकिन मेरा एक सवाल है, क्या इन पारंपरिक विधाओं को मुख्य धारा में शामिल करने से हमारा फोकस उन खेलों से नहीं हटेगा जो ओलंपिक का हिस्सा है? देखिए, इसे सांस्कृतिक कूटनीति या कल्चरल डिप्लोमेसी कहा जाता है। इसका उद्देश्य ओलंपिक की तैयारियों को कमजोर करना नहीं है, बल्कि स्वदेशी खेलों को आगे बढ़ाना है। हाँ, उन्हें एक संस्थागत स्वरूप देना है। जब मल्लखंब को राष्ट्रीय खेलों में पदक के स्तर पर लाया जाता है तो राज्यों में इसके लिए बजट मिलता है, कोच आते हैं, नियम बनते हैं। मतलब कल को अगर भारत इन्हें अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ले जाना चाहे तो हमारे पास एक तैयार इकोसिस्टम होगा। बिल्कुल सही। और बुनियादी ढांचे के विकास का ऐसा ही एक और उदाहरण खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 में दिखा, जहां इस बार बिहार ने पहली बार मेजबानी की। हाँ, एक ऐसा राज्य जो ऐतिहासिक रूप से खेलों के आयोजन के लिए नहीं जाना जाता। और इसमें महाराष्ट्र ओवरऑल चैंपियन रहा और हरियाणा उपविजेता। बिहार का मेजबान बनना अपने आप में खेल के बुनियादी ढांचे के विकेंद्रीकरण का संदेश है। और अगर हम इसके साथ खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 को जोड़ें तो ये रणनीति और साफ हो जाती है। विंटर गेम्स को 2 अलग-अलग क्षेत्रों में बांटा गया। पहला चरण आइस स्पोर्ट्स के लिए लद्दाख में और दूसरा चरण स्नो स्पोर्ट्स के लिए जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में प्रस्तावित है। मतलब खेल सुविधाएं अब सिर्फ कुछ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। बिल्कुल। जब नए राज्यों में आयोजन होते हैं तो जो स्टेडियम और हॉस्टल बनते हैं वे बाद में स्थानीय प्रतिभाओं के काम आते हैं। ये तो हुई खेलों में बुनियादी ढांचे की बात। अब डिजिटल गवर्नेंस की ओर चलते हैं, जहां तकनीकी विकेंद्रीकरण का एक नया दौर चल रहा है। हाँ, राज्य स्तर पर कई नई पहलें हुई हैं। स्रोत सामग्री में मई 2025 की कुछ अहम डिजिटल पहलों का जिक्र है। जैसे गुजरात राज्य ने IPR प्रगति पोर्टल लॉन्च किया है, जो कि पुलिस मामलों की जांच प्रगति रिपोर्ट को पूरी तरह से ऑटोमेट कर देता है। इसके साथ ही एक और पोर्टल है, तेरा तुझको अर्पण। ये साइबर क्राइम रिफंड पोर्टल है। वित्तीय साइबर अपराध के पीड़ितों के लिए। बताया गया है कि यहाँ बिना FIR दर्ज किए भी क्लेम रजिस्टर किया जा सकता है। लेकिन क्या एक आम इंसान बिना पुलिस स्टेशन जाए सिर्फ पोर्टल के भरोसे अपना पैसा वापस पा सकेगा? देखिए, यही इस पोर्टल की सबसे बड़ी खूबी है। होता क्या है कि साइबर अपराध अक्सर सीमाओं के पार होते हैं। मतलब हैकर किसी दूसरे राज्य में बैठा होता है। बिल्कुल। और अधिकार क्षेत्र या जुरिस्डिक्शन को लेकर पुलिस स्टेशनों में भ्रम रहता है। एक आम नागरिक लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझ जाता है। तो ये पोर्टल उस प्रक्रियागत बाधा को हटा देता है। हाँ, ये बैंक, पेमेंट गेटवे और साइबर सेल को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर ले आता है, जिससे अकाउंट फ्रीज करने और रिफंड की प्रक्रिया तुरंत शुरू हो जाती है। ये न्याय तक आसान पहुंच का एक बहुत ही बेहतरीन उदाहरण है। सही कहा। और इसी तरह दिल्ली सरकार ने भी 2026 के लिए कई डिजिटल पहलें पेश की हैं। हाँ, जैसे नागरिकों की शिकायतों के लिए CM जन सुनवाई पोर्टल और सभी सरकारी विभागों में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस का विस्तार।
इसके अलावा प्रोजेक्ट्स की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए सीएम प्रगति पोर्टल भी है। शिक्षा के क्षेत्र में भी इन्होंने एक बड़ा कदम उठाया है। ईडब्ल्यूएस, डीजी और दिव्यांग श्रेणी के छात्रों के प्रवेश के लिए एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बनाया गया है। अगर हम इन सभी पहलों का विश्लेषण करें तो ये नागरिक सरकार संवाद को बहुत मजबूत कर रही हैं। बिल्कुल। पहले कमजोर वर्ग के अभिभावकों को स्कूलों के चक्कर काटने पड़ते थे, जहां भेदभाव की गुंजाइश रहती थी। व्यवस्था को ऑनलाइन करके प्रक्रिया में ऑब्जेक्टिविटी लाई गई है, मानवीय हस्तक्षेप कम हुआ है। और यही गुड गवर्नेंस का मूल सिद्धांत है। अब इस पारदर्शिता की बात को राष्ट्रीय स्तर पर ले चलते हैं। हाँ, 27 सितंबर 2025 को जनसमर्थ पोर्टल में एक महत्वपूर्ण अपडेट आया था। इसके तहत होम स्टे उद्यमियों को मुद्रा लोन के दायरा में शामिल किया गया है। पर्यटन और अर्थव्यवस्था को जोड़ने का ये तरीका काफी दिलचस्प है, लेकिन क्या इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था में कोई बड़ा बदलाव आएगा? अगर इसके माइक्रो इकोनॉमिक प्रभाव को देखें तो ये बहुत रणनीतिक कदम है। पहाड़ी और ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटन की अपार संभावना है। लेकिन वहाँ बड़े होटल बनाना पर्यावरण के लिए नुकसानदेह है। बिल्कुल। इसलिए स्थानीय घरों को होमस्टे में बदलना सबसे टिकाऊ विकल्प है। लेकिन ग्रामीणों के पास इसे अपग्रेड करने के लिए पूंजी नहीं होती और बैंक आसानी से लोन नहीं देते। सही कहा। अब मुद्रा लोन के तहत कोलैटरल फ्री यानी बिना गारंटी के कर्ज मिलने से ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्यमिता बढ़ेगी, जिससे शहरों की तरफ होने वाले पलायन पर भी रोक लगेगी, क्योंकि युवाओं को गांव में ही रोजगार मिलेगा। एकदम सही। और जब रोजगार और ग्रामीण विकास की बात हो रही है तो कृषि मंत्रालय की एक नई पहल भारत विस्तार को समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ये एक एआई संचालित बहुभाषी टूल है जो किसानों को खेत के स्तर पर डेटा आधारित कृषि सलाह देता है। लेकिन यहाँ एक व्यवहारिक चुनौती भी तो है। देश के कई हिस्सों में किसानों के पास स्मार्टफोन नहीं है या डिजिटल साक्षरता की कमी है। ऐसे में ये एआई टूल उनकी मदद कैसे करेगा? ये बहुत ही सटीक सवाल है और इसीलिए भारत विस्तार में बहुभाषी और वॉइस आधारित इंटरफेस जोड़ा गया है। अच्छा, मतलब उन्हें टाइप करने की जरूरत नहीं है? बिल्कुल नहीं। किसान अपनी क्षेत्रीय भाषा में बोलकर सवाल पूछ सकते हैं। ये टूल मिट्टी और मौसम के डेटा को प्रोसेस करके उन्हें उनकी ही भाषा में बोलकर जवाब देता है। ये तो सच में भाषा की दीवार को गिराने वाला एक गेम चेंजर है। हाँ, ये डिजिटल डिवाइड को पाटने का काम कर रहा है। तकनीक किस तरह से युवाओं को सशक्त बना रही है, इसका एक और उदाहरण जनवरी 2026 में अपग्रेड किया गया माय भारत 2.0 पोर्टल है। ये प्लेटफॉर्म सुविधाओं का एक पूरा इकोसिस्टम है। इसमें स्वयं सेवा या वॉलंटियरिंग के अवसर हैं, स्मार्ट सीवी बिल्डर है और मार्गदर्शन के लिए एक एआई चैटबॉट भी है। आज का युवा एक ही जगह पर सब कुछ चाहता है। ये पोर्टल एक डिजिटल स्विस आर्मी नाइफ की तरह है, जो बाजार की मांग के अनुसार खुद को प्रस्तुत करना सिखाता है और साथ ही युवाओं में राष्ट्र निर्माण की भावना को भी बढ़ाता है। चलिए अब इस चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की ओर बढ़ते हैं, केंद्रीय बजट 2025। हाँ, जो लोग सामान्य अध्ययन या उच्च शिक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत अहम है। बजट में कई बड़ी घोषणाएं हैं। कृषि क्षेत्र में पीएम धन धान्य कृषि योजना लाई गई है, खासकर उन जिलों के लिए जहां उत्पादकता कम है। और श्रम क्षेत्र में एक बड़ा शिफ्ट है, गिग वर्कर्स योजना। हाँ, ई श्रम पोर्टल के जरिए इन असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों को पहचान पत्र और स्वास्थ्य कवरेज मिलेगा। एमएसएमई के लिए भी 5 लाख रुपए तक का सूक्ष्म उद्यम क्रेडिट कार्ड लॉन्च हुआ है। और नवाचार के लिए अटल टिंकरिंग लैब्स का विस्तार किया जा रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषा पुस्तक योजना बहुत अहम है, जिससे क्षेत्रीय भाषाओं में उच्च शिक्षा की किताबें मिलेंगी। इन योजनाओं के आर्थिक और सामाजिक प्रभावों को डिकोड करना जरूरी है। देखिए, कृषि में पीएम धन धान्य योजना क्षेत्रीय असमानता को दूर करने का कदम है। हरित क्रांति का लाभ कुछ ही राज्यों तक सीमित रह गया था, तो अब उन जिलों पर फोकस है जो पीछे छूट गए थे। बिल्कुल। और गिग वर्कर्स योजना की बात करें तो जोमैटो या उबर जैसी कंपनियों में काम करने वाले लोग पारंपरिक कर्मचारी नहीं माने जाते थे, इसलिए उन्हें पीएफ या बीमा नहीं मिलता था। हाँ, तो उन्हें ई श्रम से जोड़कर औपचारिक अर्थव्यवस्था के ढांचे में लाना एक बहुत बड़ा कदम है। इसी तरह एमएसएमई के लिए 5 लाख रुपए का क्रेडिट कार्ड भी बहुत महत्वपूर्ण है। छोटी इकाइयों को वर्किंग कैपिटल के लिए अक्सर भारी ब्याज पर कर्ज लेना पड़ता था। इस कार्ड से बाजार में लिक्विडिटी आएगी, उद्यमी कच्चे माल के लिए साहूकारों पर निर्भर नहीं रहेंगे। और शिक्षा के क्षेत्र में भारतीय भाषा पुस्तक योजना और भारत विस्तार के बीच एक साफ पैटर्न दिखता है। हाँ, सरकार का पूरा जोर क्षेत्रीय भाषाओं में तकनीक और शिक्षा पहुंचाने पर है,
जब तक इंजीनियरिंग या मेडिकल की किताबें क्षेत्रीय भाषाओं में नहीं होंगी, ज्ञान का असली लोकतंत्रीकरण नहीं हो सकता। परीक्षा के दृष्टिकोण से ये पैटर्न समझना बहुत जरूरी है। असर्शन और रीजन वाले सवालों में एआई का उपयोग या मैच द फॉलोइंग में योजनाओं और राज्यों के नाम पूछे जा सकते हैं। बिल्कुल। आयोजन स्थल जैसे उत्तराखंड और बिहार, या फिर पहली बार होने वाली घटनाएं जैसे महिला टीम की जीत, ये सब संभावित प्रश्न हैं। इन सभी स्रोतों के विश्लेषण से साफ है कि चीजें किस दिशा में जा रही हैं, चाहे वो क्रिकेट के मैदान की जीत हो, पारंपरिक खेलों को मान्यता मिलना हो, या बिना एफआईआर का साइबर पोर्टल, या फिर खेतों में काम करने वाला वॉइस आधारित एआई टूल। ये सभी एक अधिक पारदर्शी और डिजिटल रूप से सशक्त समाज की ओर इशारा करते हैं। इस पूरी चर्चा में हमने देखा कि तकनीक दूरियां मिटा रही है। भारत विस्तार जैसी पहलें एक शानदार शुरुआत है, बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक विचारशील प्रश्न भी खड़ा होता है। जैसे जैसे हर सरकारी सुविधा, न्याय प्रणाली और आर्थिक मदद पूरी तरह से डिजिटल और एआई संचालित होती जा रही है, क्या ये उन लोगों के लिए एक नई दीवार खड़ी कर देगा जिनके पास आज भी डिजिटल साक्षरता नहीं है? क्या हम अनजाने में एक नया वर्ग विभाजन पैदा कर रहे हैं? या फिर वॉइस आधारित टूल जैसे नवाचार ये सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी पीछे ना छूटे? ये सच में एक बेहद अहम और मंथन करने योग्य प्रश्न है। बिल्कुल। तकनीक का असली उद्देश्य समावेशन होना चाहिए, बहिष्कार नहीं। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए ये सवाल एक बेहतरीन विश्लेषणात्मक बिंदु है। इसी विचारोत्तेजक सवाल के साथ आज के इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। इस चर्चा में शामिल होने के लिए धन्यवाद। कल्पना कीजिए कि किसी को बहुत गंभीर चोट लगी है और उसे एक ऐसा पेन किलर दिया जाता है जो उसके दिमाग तक पहुंचता ही नहीं है। और कोई नशा नहीं, मतलब लत लगने का कोई खतरा भी नहीं। बिल्कुल। या फिर ये सोचिए कि अंतरिक्ष की यात्रा हमारे डीएनए को अंदर से कैसे बदल रही है। आज की इस गहन चर्चा में स्वागत है, जहां हम ठीक ऐसे ही विषयों पर बात करने वाले हैं। हाँ, और आज हमारे पास मध्य 2025 से लेकर फरवरी 2026 के बीच विज्ञान और प्रौद्योगिकी यानी साइंस एंड टेक के क्षेत्र में हुए कुछ बहुत ही क्रांतिकारी शोधों का एक पूरा स्टैक है। सही कहा। इनमें कुछ रिसर्च पेपर्स हैं, यूपीएससी के करंट अफेयर्स के कुछ बेहद विस्तृत नोट्स हैं और कई साइंटिफिक रिपोर्ट्स भी शामिल हैं। तो ठीक है, आइए इसे विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। हमारा मिशन सिर्फ ये जानना नहीं है कि लैब में क्या हुआ, बल्कि सूचनाओं के इस भारी शोर के बीच से ज्ञान के उन मोतियों को निकालना है जो वास्तव में भविष्य को आकार देने वाले हैं। और ये ही इस चर्चा का मतलब सबसे दिलचस्प पहलू है। हम अंतरिक्ष, एआई, बायोटेक और अगली पीढ़ी की ऊर्जा तकनीकों पर बात करेंगे, लेकिन हम सिर्फ सतही तथ्यों पर नहीं रुकेंगे। गहराई में जाएंगे। हाँ, हम ये डिकोड करेंगे कि ये तकनीकें आपस में कैसे जुड़ी हैं। आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी बात स्पष्ट करना भी जरूरी है। आज हम एआई गवर्नेंस या जलवायु परिवर्तन जैसी नीतियों पर भी चर्चा करेंगे, जिन पर अक्सर अलग अलग राजनीतिक विचार होते हैं। तो ये बताना जरूरी है कि इस चर्चा का उद्देश्य पूरी तरह से निष्पक्ष रहना है। बिल्कुल। हम यहाँ किसी विचारधारा का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि हमारे स्रोतों में जो तथ्यात्मक जानकारी दी गई है उसे बिना किसी मिलावट के सामने रखने का प्रयास कर रहे हैं। एकदम सही। डेटा और विज्ञान ही हमारा फोकस रहेगा। तो चलिए नजरें आसमान की तरफ उठाते हैं और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी से शुरुआत करते हैं। स्पेस टेक। हाँ, फरवरी 2026 में भारत के गगनयान मिशन ने एक ऐसा मुकाम हासिल किया है जो सुनने में शायद बहुत तकनीकी लगे, लेकिन है बेहद रोमांचक। आप ड्रोग पैराशूट की बात कर रहे हैं ना? हाँ, बिल्कुल। डीआरडीओ ने ड्रोग पैराशूट का एक सफल क्वालिफिकेशन लेवल लोड टेस्ट किया है। सच कहूं तो जब मैंने पहली बार इसके बारे में पढ़ा तो मुझे लगा कि ये सिर्फ एक पैराशूट तो है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? ज्यादातर लोगों को यही लगता है, लेकिन इसके पीछे की भौतिकी कमाल की है। असल में अंतरिक्ष उड़ान का सबसे खतरनाक हिस्सा रॉकेट का ऊपर जाना नहीं होता, बल्कि क्रू मॉड्यूल का वापस पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करना होता है, जिसे री एंट्री कहते हैं। हाँ, री एंट्री। जब वो कैप्सूल वापस आता है तो उसकी गति ध्वनि की गति से कई गुना ज्यादा होती है और वायुमंडल के घर्षण के कारण वो कैप्सूल आग के एक धधकते हुए गोले में बदल जाता है। ये विजुअल ही काफी डरावना है। सोचिए,
उस भयानक गति और तापमान के बीच आपको उस कैप्सूल को सुरक्षित रूप से धीमा करना है। यहीं पर ये ड्रोग पैराशूट काम आता है। तो ये मेन पैराशूट से अलग है? बिल्कुल, ये मुख्य पैराशूट के खुलने से पहले खुलता है। इसका काम सिर्फ गति को कम करना ही नहीं है, बल्कि कैप्सूल को स्थिर करना है ताकि वो हवा में बेकाबू होकर गोते न खाने लगे। इसे शायद इस तरह से समझा जा सकता है कि जैसे किसी बेहद तेज रफ्तार वाली रेस कार में अचानक ब्रेक लगाने से पहले उसे संतुलित करने के लिए पीछे एक छोटा सा पैराशूट खोल दिया जाए। ये बहुत ही सटीक उदाहरण है। अगर वो कार थोड़ी सी भी असंतुलित हुई तो सब खत्म। और धरती पर इस ड्रोग पैराशूट का परीक्षण करना अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आप आसानी से अंतरिक्ष री एंट्री वाली गति और दबाव का माहौल यहाँ नहीं बना सकते। तो इसका मतलब इस टेस्ट का सफल होना गगनयान के लिए एक बहुत बड़ी हरी झंडी है। बहुत बड़ी। अंतरिक्ष से ही जुड़ा एक और प्रोजेक्ट है जो अब अपनी तैनाती के अंतिम चरण में है, निसार यानी नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। ये भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। निसार काफी चर्चा में रहा है। मुझे इसमें जो सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात लगी वो ये है कि ये आम सैटेलाइट्स की तरह काम नहीं करता जो सिर्फ तस्वीरें खींचते हैं। हाँ, क्योंकि आम कैमरे बादलों के पार या रात के अंधेरे में नहीं देख सकते। निसार की खूबी ये है कि ये ड्यूल फ्रीक्वेंसी रडार का उपयोग करता है, L और S बैंड, जो इसे बहुत खास बनाता है। बिल्कुल, ये रडार बादलों, घने जंगलों और अंधेरे को पूरी तरह से चीरकर पृथ्वी की सतह का एक बहुत ही सटीक नक्शा तैयार कर सकता है। तो मतलब ये तो पृथ्वी को देखने के लिए एक तरह से एक्सरे चश्मा मिल जाने जैसा है। काफी हद तक। और इसका रेजोल्यूशन इतना सटीक है कि ये पृथ्वी की सतह में होने वाले 1 सेंटीमीटर से भी कम के बदलाव को पकड़ सकता है। 1 सेंटीमीटर से भी कम? ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये डेटा ग्लेशियरों और बर्फ की चादरों के पिघलने की दर मापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। साथ ही जब कोई भूकंप आने वाला होता है या ज्वालामुखी फटने वाला होता है, तो जमीन में जो मामूली सी हलचल होती है, निसार उसे भी ट्रैक कर लेगा। ये प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। या सबसे आकर्षक बात यह है कि हम सिर्फ मशीनों को अंतरिक्ष में नहीं भेज रहे हैं, बल्कि मानव शरीर पर भी शोध कर रहे हैं। स्पेस बायोलॉजी पर काम हो रहा है। आप नासा के 2026 में होने वाले आर्टेमिस 2 मिशन की बात कर रही हैं आप? बिल्कुल। आर्टेमिस 2 मिशन जो चंद्रमा की कक्षा में इंसानों को ले जाएगा, उससे पहले एक अलग ही तरह का शोध चल रहा है। हमारे स्रोतों में इस बात पर बहुत जोर दिया गया है कि अंतरिक्ष का वातावरण मानव शरीर को सेलुलर स्तर पर कैसे बदलता है। ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर शायद पहले इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। हम मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने की बात तो करते हैं, पर हम अक्सर भूल जाते हैं कि इंसानी शरीर धरती के गुरुत्वाकर्षण और यहाँ के चुंबकीय क्षेत्र के हिसाब से इवॉल्व हुआ है। अंतरिक्ष में मौजूद माइक्रोग्रेविटी और कॉस्मिक रेडिएशन हमारे डीएनए पर सीधा प्रहार करते हैं। तो ये डीएनए को कैसे नुकसान पहुंचाता है? देखिए, हमारे शरीर में एक प्रोटीन होता है P3PN यानी P53। इसका काम होता है क्षतिग्रस्त डीएनए की मरम्मत करना, लेकिन डीप स्पेस के रेडिएशन के कारण इस प्रोटीन के कार्य करने की क्षमता टूटने लगती है। अरे, ये तो बहुत ही डरावना है। इसका मतलब है कि अगर अंतरिक्ष में किसी का डीएनए डैमेज होता है तो उसका शरीर उसे खुद रिपेयर नहीं कर पाएगा। सही कहा, जिससे कैंसर और अन्य जानलेवा बीमारियों का खतरा बहुत बढ़ जाता है। और सिर्फ इतना ही नहीं, हमारे शरीर के अंदर करोड़ों बैक्टीरिया और सूक्ष्म जीव होते हैं जिन्हें माइक्रोबायोम कहते हैं, जो पाचन और इम्यूनिटी कंट्रोल करते हैं, राइट? बिल्कुल। शोध में पाया गया है कि ये अंतरिक्ष के तनाव भरे माहौल में ये माइक्रोबायोम म्यूटेट होने लगते हैं, मतलब अपना रूप बदलने लगते हैं। जब तक हम इन जैविक चुनौतियों का समाधान नहीं खोज लेते, तब तक इंसान का लंबे समय तक अंतरिक्ष में रहना लगभग असंभव है। और अंतरिक्ष में इंसानी नहीं, हमारी तकनीक भी तो खतरे में रहती है। इसरो का आदित्य L1 मिशन फिलहाल सूर्य से लगातार रियल टाइम डेटा भेज रहा है, खासकर सोलर फ्लेयर्स और कोरोनल मास इजेक्शन के बारे में। CME डेटा बहुत क्रिटिकल है। हाँ, जब सूर्य की सतह से अरबों टन चार्ज्ड पार्टिकल्स अंतरिक्ष में फेंके जाते हैं तो वो कोई आम हवा नहीं होती। अगर वो भयानक सौर तूफान सीधे पृथ्वी की तरफ आ जाए तो हमारे पावर ग्रिड्स ओवरलोड होकर जल सकते हैं। GPS सिस्टम, जिस पर आज की पूरी दुनिया का एविएशन और सप्लाई चेन टिका है, वो ठप हो सकता है। सैटेलाइट संचार पूरी तरह से नष्ट हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए आदित्य L1 से मिलने वाला डेटा हमारे स्पेस वेदर फोरकास्टिंग मॉडल को बेहतर बना रहा है।
अगर हमें पहले से पता हो कि कोई सौर तूफान आ रहा है तो हम अपने पावर ग्रिड्स को सुरक्षित मोड में डाल सकते हैं। तो सूर्य के मिजाज को समझना अब सिर्फ वैज्ञानिक उत्सुकता नहीं है, ये हमारी डिजिटल सभ्यता को बचाने के लिए जरूरी है। एकदम सही। और जब डिजिटल सभ्यता की बात आती है तो सारा डेटा और विश्लेषण बिना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के संभव ही नहीं है। एआई के बिना तो अब कुछ भी मुमकिन नहीं लगता। हाँ, यहाँ से हम अपने अगले बड़े विषय एआई और डीप टेक की ओर बढ़ते हैं। फरवरी 2026 में नई दिल्ली में पहली बार इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट का आयोजन हुआ। ये इसलिए भी खास था क्योंकि ये ग्लोबल साउथ में होने वाला ऐसा पहला बड़ा आयोजन था। बिल्कुल, और इस समिट की थीम पर गौर करना बहुत जरूरी है। सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय। पिछले कुछ सालों में एआई का विकास मुख्य रूप से कुछ पश्चिमी देशों और मुट्ठी भर टेक कंपनियों के इर्द गिर्द सिमटा रहा है। हाँ, और इस समिट का पूरा फोकस एआई के लोकतंत्रीकरण या डेमोक्रेटाइजेशन पर था। विकासशील देशों की अपनी अलग समस्याएं हैं, जैसे कृषि, मातृभाषा में शिक्षा और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा। ग्लोबल साउथ को सिर्फ एआई का उपभोक्ता नहीं बने रहना है, बल्कि भारत का लक्ष्य खुद को एक वैश्विक एआई सेवा प्रदाता के रूप में स्थापित करना है। इसी दिशा में भाषिनी और वॉइसेरा का नाम बहुत प्रमुखता से सामने आया है। भारत ने एक ओपन सोर्स वॉइस एआई स्टैक लॉन्च किया है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इंटरनेट पर अंग्रेजी या कुछ चुनिंदा भाषाओं का जो दबदबा है उसे खत्म करना। सोचिए, एक किसान जो सिर्फ अपनी स्थानीय बोली समझता है, वो अपने फोन से बात करके मौसम या मंडी के भाव की सटीक जानकारी ले सकेगा, और वो भी बिना किसी ऐप पर टाइप किए। ये एक बहुत बड़ा गेम चेंजर है। लेकिन ये सब मुमकिन करने के लिए बहुत बड़ी मशीनरी चाहिए। एआई कोई हवा में चलने वाली चीज तो है नहीं, इसे बड़े सर्वर और भारी कंप्यूटिंग पावर की जरूरत होती है। यहीं पर एक नया शब्द हमारे सामने आता है, सॉवरेन कंप्यूट पावर। हाँ, जब मैंने नोट्स में पढ़ा कि रिलायंस भारत में अपना स्वदेशी एआई इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए 10 ट्रिलियन रुपए का निवेश कर रहा है, तो मैं सच में हैरान रह गया। 10 ट्रिलियन रुपए का निवेश कोई छोटी बात नहीं है। गीगावाट स्केल के एआई कारखाने बनाए जा रहे हैं। लेकिन पहला सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि क्या हमें वास्तव में खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए? क्या हम अमेरिकी कंपनियों के सर्वर इस्तेमाल नहीं कर सकते? ये बहुत ही अहम सवाल है। देखिए, जब किसी देश का सारा संवेदनशील डेटा, नागरिकों का स्वास्थ्य रिकॉर्ड, वित्तीय लेन देन, सरकारी नीतियां किसी दूसरे देश के सर्वर पर प्रोसेस होता है, तो वो एक बहुत बड़ा राष्ट्रीय सुरक्षा का जोखिम है। डेटा प्राइवेसी और सिक्योरिटी। सॉवरेन कंप्यूट का मतलब है कि भारत का डेटा भारत में ही रहेगा और यहीं प्रोसेस होगा। लेकिन हाँ, इन विशाल एआई कारखानों को चलाने के लिए बिजली की खपत इतनी ज्यादा होती है कि ये एक अलग ही चुनौती है। वाकई जिस रफ्तार से डेटा सेंटर्स बन रहे हैं, ऐसा लगता है कि फोन चार्ज करने के लिए जल्दी घर के पिछवाड़े में एक छोटा न्यूक्लियर रिएक्टर लगाना पड़ेगा। बात भले ही मजाकिया लगे, लेकिन ऊर्जा की ये भूख एक बहुत बड़ी वास्तविकता है। खैर, इसके साथ ही एआई से जुड़ा एक और खतरा है जिस पर खूब शोध हो रहा है, वो है एआई का ब्लैक बॉक्स होना। ब्लैक बॉक्स मॉडल। हाँ, अब तक एआई ऐसा था कि आपने डेटा डाला, उसने जवाब दे दिया, लेकिन उसने वो जवाब कैसे सोचा ये किसी को नहीं पता। इसे पारदर्शी बनाने के लिए एक्सप्लेनेबल एआई या XAI पर तेजी से काम हो रहा है, ताकि अगर कोई एआई मेडिकल डायग्नोसिस करे तो डॉक्टर ये देख सके कि एआई उस नतीजे पर पहुंचा कैसे। तो क्या इस सब का असल में मतलब ये है कि हम एआई पर आंख मूंद कर भरोसा करने से बच रहे हैं? बिल्कुल। एक्सप्लेनेबल एआई और इसके साथ ही डीप फेक या भ्रामक सूचनाओं को रोकने के लिए एआई सेफ्टी मॉडल्स भी विकसित किए जा रहे हैं, जो एआई के सुरक्षित और नैतिक उपयोग को सुनिश्चित करेंगे। एआई और मेडिकल डायग्नोसिस का जिक्र आते ही चर्चा के अगले और शायद सबसे जीवन रक्षक भाग की ओर चलते हैं, स्वास्थ्य, जीव विज्ञान और जैव प्रौद्योगिकी। हेल्थ और बायोटेक में जो प्रगति हुई है वो सच में हैरान करने वाली है। यहाँ फार्माकोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है जिस पर बात करना बहुत जरूरी है। सुजिट्रिजन नाम की एक दवा को मंजूरी मिली है जो ओपियोइड मुक्त दर्द निवारक है। सुजिट्रिजन चिकित्सा के इतिहास में एक मील का पत्थर है। दशकों से गंभीर दर्द जैसे सर्जरी के बाद का दर्द या कैंसर का दर्द, इसके इलाज के लिए ओपियोइड्स का इस्तेमाल होता रहा है। और हम जानते हैं कि ओपियोइड्स कितने खतरनाक हो सकते हैं। बहुत खतरनाक। ओपियोइड्स हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी सीधे मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी पर असर करते हैं। वो न सिर्फ दर्द को दबाते हैं बल्कि दिमाग में डोपामीन रिलीज करते हैं, जिससे इंसान को एक कृत्रिम खुशी का एहसास होता है। इसी वजह से इनकी भयानक लत लग जाती है। लेकिन ये नई दवा सुजेट्रिजन इस लत वाली समस्या को कैसे सुलझाती है? शुरू हो रहा है। तो ये दिमाग को बाईपास कर लेती है? बिल्कुल।
हमारी नसों में कुछ खास चैनल होते हैं, जैसे NaV1.8 सोडियम चैनल, जो दर्द का सिग्नल दिमाग तक ले जाते हैं। यह दवा सिर्फ उन चैनलों को ब्लॉक कर देती है। कमाल है। ये तो कुछ ऐसा हुआ कि अगर किसी एक कमरे में फायर अलार्म बज रहा है तो अलार्म की आवाज बंद करने के लिए पूरे शहर की बिजली काटने के बजाय आप सिर्फ उस अलार्म के तार को काट दें। बहुत ही शानदार एनालॉजी है। दर्द का सिग्नल दिमाग तक पहुंचा ही नहीं तो दिमाग को सुन करने की जरूरत ही क्या है? कोई नशा नहीं, कोई लत नहीं। ये वाकई करोड़ों जिंदगियां बदल सकता है। और जिंदगियां बदलने की बात हो तो जीन एडिटिंग को कैसे भूल सकते हैं। कैस्केनी नाम की जो पहली क्रिस्पर थेरेपी आई थी, उसकी सफलता के बाद अब 2025-26 में शोध प्राइम एडिटिंग और बेस एडिटिंग की ओर मुड़ गया है। स्रोत सामग्री में जो जानकारी है उसके मुताबिक पारंपरिक क्रिस्पर तकनीक डीएनए को एक कैंची की तरह काटती थी। एक गाइड आरएनए होता है जो Cas9 नाम के एंजाइम को डीएनए के उस हिस्से तक ले जाता है जहां खराबी है और फिर वो एंजाइम उसे काट देता है। हाँ, पारंपरिक तकनीक ऐसे ही काम करती है। तो फिर ये नई बेस एडिटिंग क्या है? ये अलग कैसे है? देखिए, पारंपरिक क्रिस्पर बहुत प्रभावी है, लेकिन कभी-कभी डीएनए को पूरी तरह से काटने से अनचाहे म्यूटेशन का खतरा रहता है। बेस एडिटिंग उससे भी एक कदम आगे। अच्छा, इसे ऐसे समझें कि आप कंप्यूटर पर कोई लेख लिख रहे हैं। अगर एक लाइन में किसी एक शब्द की स्पेलिंग गलत है तो पारंपरिक तरीका पूरी लाइन को मिटाकर दोबारा लिखने जैसा था। और बेस एडिटिंग क्या करती है कि वो सिर्फ उस गलत अक्षर को चुनकर बदल देती है बिना पूरे डीएनए स्ट्रैंड को काटे। ये सटीकता तो अविश्वसनीय है। इसका मतलब है कि चिकित्सा जगत अब बीमारियों के लक्षणों को प्रबंधित करने से आगे निकल चुका है। यही सबसे बड़ा बदलाव है। अब हम कैंसर और गंभीर आनुवांशिक विकारों के स्थायी इलाज की ओर बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही mRNA तकनीक, जिसे हम सबने कोविड वैक्सीन के जरिए जाना, वो बहुत आगे निकल चुकी है। हाँ, मैंने पढ़ा कि अब इसे व्यक्तिगत कैंसर वैक्सीन बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इसमें AI का भी बहुत बड़ा रोल है। वो कैसे? AI की मदद से किसी मरीज के ट्यूमर का बारीकी से विश्लेषण किया जाता है, उसके म्यूटेशन का पता लगाया जाता है और फिर mRNA तकनीक का इस्तेमाल करके उस मरीज के अपने प्रतिरक्षा तंत्र को विशेष रूप से उस कैंसर से लड़ने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। यहाँ बात और भी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि हमने पहले AI के विशाल डेटा सेंटर्स की बात की, फिर हमने आधुनिक बायोटेक लैब्स की बात की। इन सभी अत्याधुनिक तकनीकों को चलाने के लिए भारी मात्रा में ऊर्जा की आवश्यकता है, जो हमें हमारे ऊर्जा संकट की याद दिलाता है। बिल्कुल। और यही हमें हमारे अंतिम पड़ाव ऊर्जा, पर्यावरण और क्वांटम कंप्यूटिंग की ओर ले जाता है। अगर हमें जीवाश्म ईंधन से दूर जाना है तो हमें सौर ऊर्जा में बड़े बदलाव करने होंगे। पारंपरिक सिलिकॉन सोलर पैनलों की एक सीमा आ चुकी है। वे एक हद से ज्यादा ऊर्जा नहीं बना सकते। लेकिन अब हाइब्रिड पेरोव्स्काइट सिलिकॉन सोलर सेल ने ऊर्जा रूपांतरण क्षमता को 34% के पार पहुंचा दिया है, जो कि सौर ऊर्जा के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी छलांग है। हमारे नोट्स में इसकी जो टैंडम संरचना समझाई गई है वो बहुत दिलचस्प है। टैंडम संरचना का मतलब है कि सिलिकॉन पैनल के ऊपर पेरोव्स्काइट नाम के पदार्थ की एक पतली परत चढ़ा दी जाती है। इससे क्या होता है? सिलिकॉन सूर्य की रोशनी के लाल और इंफ्रारेड हिस्से को अच्छे से सोखता है, जबकि पेरोव्स्काइट नीले और हरे प्रकाश को बहुत अच्छी तरह पकड़ता है। जब दोनों को मिला दिया जाता है तो वे सूर्य की रोशनी के पूरे स्पेक्ट्रम का भरपूर इस्तेमाल करते हैं। इससे तो छोटे और पोर्टेबल उपकरणों के लिए भी सौर ऊर्जा एक बहुत ही व्यावहारिक विकल्प बन जाएगी। लेकिन ऊर्जा बनाने के बाद उसे स्टोर करना भी एक बड़ी चुनौती है। लिथियम आयन बैटरी की अपनी समस्याएं हैं, जैसे पर्यावरण का नुकसान और लिथियम की कमी। इसीलिए अब राष्ट्रीय महत्वपूर्ण खनिज मिशन के तहत सोडियम आयन बैटरी पर भारी जोर दिया जा रहा है। सोडियम, जो समुद्र के पानी में भरपूर मात्रा में है। हाँ, सस्ता है और लिथियम के मुकाबले आग लगने के जोखिम के मामले में ज्यादा सुरक्षित भी है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए यह एक बहुत ही टिकाऊ विकल्प बनकर उभर रहा है। इसके साथ ही पर्यावरण को बचाने के लिए क्लाइमेट मॉडलिंग और डैक तकनीक पर भी काम हो रहा है। डैक तकनीक में भारी मशीनों से सीधे हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को सोखा जाता है। रिपोर्ट में जो डायग्राम था उसमें साफ दिख रहा है कि कैसे उस कैप्चर की गई CO2 को पाइपलाइनों के जरिए जमीन के बहुत नीचे मौजूद खारे पानी की संरचनाओं या खाली हो चुके तेल के कुओं में सुरक्षित रूप से स्टोर कर दिया जाता है। लेकिन इन सब में एक और चीज जुड़ती है। हिमालय ग्लेशियरों के पिघलने का अध्ययन हो या डैक तकनीक के लिए जटिल जलवायु मॉडल तैयार करना हो, इन सब गणनाओं के लिए साधारण कंप्यूटर काफी नहीं है। यहीं पर क्वांटम कंप्यूटिंग की एंट्री होती है।
वैज्ञानिक अब स्थिर क्यूबिट बनाने के बहुत करीब पहुंच रहे हैं। भारत अपने राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन के जरिए स्वदेशी चिप और क्वांटम तकनीक पर तेजी से काम कर रहा है। अगर हम इसे व्यापक दृष्टिकोण से जोड़ें तो एक शानदार तस्वीर उभर कर आती है। क्वांटम कंप्यूटर जलवायु परिवर्तन के अथाह डेटा को प्रोसेस करेगा, एआई उस डेटा से सटीक मॉडल तैयार करेगा और फिर पेरोव्स्काइट, सोलर सेल और सोडियम आयन बैटरी जैसी नई तकनीकें हमें समाधान देंगी। ये सब अलग अलग नहीं है, बल्कि सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने के लिए एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। बिल्कुल, विज्ञान अब अलग अलग डिब्बों में काम नहीं कर रहा है। हर एक क्षेत्र की सफलता दूसरे क्षेत्र की चुनौतियों को सुलझा रही है। आज की ये चर्चा सच में दिमाग के दरवाजे खोलने वाली रही। आज हमने अंतरिक्ष के विकिरण से लेकर बिना लत वाले सूड्रिंगजीन पेन किलर, एआई के सॉवरेन कंप्यूट और 34% क्षमता वाले अद्भुत सोलर सेल्स तक का सफर तय किया। ये दिखाता है कि मानव नवाचार की कोई सीमा नहीं है। लेकिन जाने से पहले एक विचार ऐसा है जो मुझे लगातार परेशान कर रहा है और सोचने पर मजबूर करता है। कल्पना करना दिलचस्प होगा कि जब क्वांटम कंप्यूटर की वो असीमित अकल्पनीय प्रोसेसिंग पावर और बेस एडिटिंग जैसी अत्यंत सटीक जीन एडिटिंग तकनीक आपस में पूरी तरह से मिल जाएंगी, तो क्या होगा? ये एक बहुत गहरा सवाल है। क्या इंसान, जो अब तक प्राकृतिक विकास की धीमी प्रक्रिया के भरोसे था, वो खुद अपने विकास और इवोल्यूशन की दिशा तय करने लगेगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अगली बड़ी वैज्ञानिक क्रांति किसी एक लैबोरेटरी में नहीं, बल्कि इन सभी विज्ञानों के आपस में टकराने से पैदा होगी? यह सोचने वाली बात है कि क्या हम उस युग के मुहाने पर खड़े हैं जहां विज्ञान और प्रकृति के बीच की रेखा पूरी तरह से मिट जाएगी? इन विषयों पर और गहराई से शोध करना बहुत दिलचस्प हो सकता है, क्योंकि यही तकनीकें कल की दुनिया बनाने वाली हैं। ज्ञान तब सबसे मूल्यवान होता है जब उसे व्यापक संदर्भ में समझा और जोड़ा जाए। इसी विचार के साथ आज की इस गहन चर्चा को यहीं विराम देते हैं। कुछ नया सीखते रहिए, क्योंकि भविष्य उन्हीं का है जो बदलाव को समझते हैं।